2000 साल जिया है बिहार के लाला, जिया 2000 साल, जिया हो तू भोर बवाला, जिया 2000 साल, जिया 2000 सन्यासी के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। तेजस्वी को क्या सत्ता गिफ्ट मिलने वाली है, एक बड़ा सवाल। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब सबकी निगाहें 10 नवंबर यानी कल जो चुनावी परिणाम आने हैं उस पर आ टिकी है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की सियासी पार्टियों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है, पहले से ही ये महसूस किया जा रहा है। पहले खास रिपोर्ट देखिए, क्योंकि तेजस्वी का आज बर्थडे है, तो क्या कल उन्हें बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, एग्जिट पोल तो यही बता रहे। पहले खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हो गया है। इस बार कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। वहीं तीनों चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद से ही कसबाजी की बाजार गर्म हो गई है। बता दें कि तमाम न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर महागठबंधन खेमे में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देखिए, ये एग्जिट पोल ये बदलाव के संकेत हैं। जो बदलाव की परिवर्तन का लहर था उसी का ये संकेत है। ये तो झांकी है, असली फिल्म 10 तारीख को होगा, वो अभी बाकी है। हम लोगों का पूरा विश्वास है कि जो प्यार और दुलार जनता ने तेजस्वी यादव के प्रति दिखाया, इस बार तेजस्वी सरकार 200 के पार। कई चैनल जो हैं 180 सीटों तक भी आप लोगों को कौन क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, 2 दिन का मामला है। 48 घंटे के बाद आर पार हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी जीत आप लोग को दिख रही है? एजेंडा आप लोगों का था या फिर विपक्ष से नाराज थे लोग या सरकार से नाराज? बदलाव चाह रही थी, जनता ऊब चुकी थी। जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, जनता बदला लेने के लिए तैयार। जनता ने बदला ले लिया। यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। और जनता ने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इसी एनडीए को भरपूर समर्थन दिया, और उसके बाद आज देख लीजिए, जब जनता के साथ इन्होंने धोखा किया कोरोना काल में, कहीं कोई नजर नहीं आए। जनता भूख प्यास से बिलख रही थी, परेशानी में थी। जनता के गुस्से को ये समझ नहीं पाई, ये लोग घर में आराम कर रहे थे। तो अब देख लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही एग्जिट पोल को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एग्जिट पोल को लेकर आम और खास में चर्चाएं बहुत तेज हो गई है, और चर्चा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। देखने वाली बात ये है कि क्या उनका प्रोफाइल बदलने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो उनके जन्मदिन के अगले दिन उन्हें तोहफा मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे में एग्जिट पोल को देखते हुए कहीं न कहीं मायूसी देखी जा रही है। लेकिन एनडीए खेमा इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहा है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता असफर शमशीन ने सभी एग्जिट पोलों को नकारते हुए बिहार में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। ये कभी कभी सही भी होते हैं और कभी सही नहीं होते हैं, इसीलिए इस पर 100% यकीन करना ठीक नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए बहुत सारे साइलेंट वोटर्स हैं, और खास करके एनडीए में जो महिलाओं ने वोट किया है, तो महिलाओं ने जो वोट किया है मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो वो एनडीए के पक्ष में आएंगे। अब एग्जिट पोल ठीक है, एग्जिट पोल अपना आकलन कर रहे हैं, मैं उसे पूरी तरह नकार भी नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि एग्जिट पोल बराबर सही ही होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब गिनतियां शुरू होंगी और जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो एनडीए के पक्ष में आएंगे और बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। फिलहाल बिहार विधानसभा के तीनों चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश को 10 नवंबर को आने वाले चुनावी परिणामों का इंतजार है। अब देखना ये है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा बिहार का बाजीगर। साधना प्लस के लिए आलोक मालवीय की रिपोर्ट।
तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या तेजस्वी को सत्ता गिफ्ट मिलती हुई दिखाई देगी, यानी कि जनता उन्हें एक तोहफा दे सकती है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो ये परिणाम उसी हिसाब से निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहते हैं एग्जिट पोल? वक्त ब्रेक का वो चला है, ब्रेक के उस पार सीधा लिए चलेंगे आपको ग्रैंड इलेक्शन रूम, जहां आपको दिखाएंगे हमारा ग्रैंड एग्जिट पोल क्या कहता है चुनाव उस नतीजों से। सबसे पहले बिहार के लाला हर जिया 2000 साला जिया है बिहार के लाला जिया 2000 साला जिया हो तू भोर बवाला जिया 2000 साला जिया 2000 सन्यासी के। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। ताजा प्लस बिहार झारखंड के साथ। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। ताजा प्लस बिहार झारखंड के साथ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल। तो बिहार का बाजीगर कौन होगा, बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद अब सीधा ग्रैंड इलेक्शन रूम में हम पहुंच रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि ग्रैंड एग्जिट पोल क्या कहता है। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से हम पहुंचना चाहेंगे और फिर आपको पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि क्या कुछ कहता है इस बार का ग्रैंड एग्जिट पोल। अब हमारा चुनावी गुब्बारा आ चुका है। देखिए इस चुनावी गुब्बारे से क्या कुछ निकलता है, एग्जिट पोल की खास बातें क्या है वो बताते हैं। सभी मुख्य एजेंसियों के आंकड़े इसमें हमने शामिल किए हैं। खास तौर पर आंकड़े आपके लिए शामिल किए गए हैं। सभी जितने भी उसमें एग्जिट पोल है, जिसमें आज तक एक्सिस का है, टाइम्स नाउ का है, टुडेज चाणक्य का है, और इसके अलावा जितने भी एग्जिट पोल हैं, वो फिर चाहे सी वोटर एबीपी की बात हो, फिर चाहे बात भास्कर की हो, रिपब्लिक जन की बात हो, या फिर बात अलग अलग जितने भी वो हैं, हमने सबको शामिल किया है। वही सिर्फ एक जगह आप सारे एग्जिट पोल देख सकते हैं। आपको टेलीविजन स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है, आसान तरीका है, सबसे सटीक है। और अब हमारा चुनावी गुब्बारा चला गया है, लेकिन अब आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर आता हुआ दिख रहा है और इसमें से क्या निकल रहा है वो बताते हैं। दरअसल ग्रैंड एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया कहता है कि एनडीए के खाते में 69 से 91 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 139 से 161 यानी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है, अगर आज तक एक्सिस माई इंडिया के पोल की बात की जाए तो। वही एलजेपी के खाते में 3 से 5, अन्य के खाते में 6 से 10। ये लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक कर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अगले एग्जिट पोल पर स्विच करना चाहेंगे कि और बाकी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाता दिख रहा है। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर की बात की जाए तो एनडीए को 116 सीटें, वहीं महागठबंधन के खाते में 120। यानी इसके अगर बात की जाए तो यहां मुकाबला बेहद टक्कर का दिख रहा है। एलजेपी खाते में 1, अन्य के खाते में 6। अब आपको अगला दिखाते हैं कि अगला क्या कहता है। अगला जो हमारे पास एग्जिट पोल है उसके मुताबिक किसकी बन रही है सरकार, कौन होगा बिहार का बाजीगर। दरअसल टुडेज चाणक्य जिसे सबसे भरोसेमंद में से एक माना जाता है, इसका एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए के खाते में इस बार 55 सीटें जा रही है, यानी काफी नुकसान होता दिख रहा है। और महागठबंधन के खाते में 180, बहुमत के आंकड़े के बहुत पार। वही एलजेपी को 0, यानी एलजेपी का खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। वही अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है लगातार आपके लिए हमने तैयार किया है कि अलग अलग जितने भी एग्जिट पोल है उसके जरिए आपको बता सके सबसे आसान, सबसे सटीक तरीके से कि किसकी बनेगी इस बार बिहार में सरकार। सी वोटर सीबीबी क्या कहता है, एनडीए की सरकार बनती है।
नहीं दिख रही है। एनडीए के खाते में 104 से 128 सीटें, महागठबंधन को 108 से 131, यानी अगर सी वोटर्स एबीपी की भी बात की जाए तो इसमें भी मुकाबला बेहद टक्कर का दिख रहा है। एलजेपी को 103, वहीं अन्य में 4 से 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये हमारा जो सी वोटर्स एबीपी है उसका एग्जिट पोल बता रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो हमने एग्जिट पोल तैयार किए हैं खासतौर पर आपके लिए, भास्कर का है। भास्कर क्या कहता है कि एनडीए के खाते में 120 से 127, वहीं महागठबंधन के खाते में 71 से 81 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और अगर बात की जाए एलजेपी के, तो एलजेपी में 12 से 23 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। साथ ही अगर अन्य के खाते में बात की जाए तो 19 से 27 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर भास्कर की एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहां पर एलजेपी को कुछ फायदा जरूर मिलता जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए को 110 से 120, महागठबंधन के खाते में 115 से 125, एलजेपी को 303 से 5, वहीं अन्य के खाते में 10 से 15। यहां पर भी मुकाबला बेहद टक्कर का दिख रहा है। यानी कुल एग्जिट पोल कह रहे हैं, कुछ उसमें से ये कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत और भारी मतों से, भारी सीटों के साथ बनती दिख रही है, तो कुछ ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुकाबला टक्कर का है। अब आज तक एक्सिस माई इंडिया में जो एनडीए है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही वो बताते हैं। 69 से 91 सीटें मिलने का दावा किया गया है। पार्टी अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगभग इसमें 30 के करीब सीटें मिलती दिख रही है, 30 से 50 के करीब। वहीं जेडीयू के खाते में इसमें 26 से 34 सीटें मिलती हुई दिख रही है। अगर बात नीचे की तरफ हम बढ़े और बात अगर हम इसमें एचएम यानी कि हम पार्टी करें और वीआईपी करें तो वीआईपी को 2 से 3, वहीं पे एचएम यानी कि हम पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में आरजेडी के खाते में जो सीटें जाती दिख रही हैं वो 94 से 106 है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 29 से 35 सीटें मिलती दिख रही है। सीपीआई एमएल के 12 से 16, सीपीआई 02 और सीपीआई एमएम को यहां पर 2 सीटें मिलती दिख रही है। जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे आगे और क्या कुछ जो आंकड़े कह रहे हैं। ये हमारा कुल मिलाकर जो ग्रैंड एग्जिट पोल है उसमें क्षेत्रवार तरीके से बता देते हैं। एनडीए को 9 सीटें मिलती दिख रही है, भोजपुर में 49 सीटें, महागठबंधन के खाते में 10, एलजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 जाती दिख रही है। 18 सीटें जो चंपारण की उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में 10। वहीं अगर कोसी की 31 सीटों की बात की जाए तो एनडीए की 9, महागठबंधन की 23, एलजेपी की 0, अन्य की 0। यानी कि यहां पर एलजेपी का खाता कोसी सीमांचल के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वहां खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। सीमांचल मिथिलांचल की बात की जाए तो 60 सीटें आती हैं, एनडीए के खाते में 23, महागठबंधन के खाते में 36, एलजेपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0। और ये जो हमारा एग्जिट पोल खासतौर पर तैयार किया गया है, ग्रैंड एग्जिट पोल, जिसके जरिए हमने आपको क्षेत्रवार तरीके से बताया है। और इसी पर हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राघवेंद्र जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही हमारे साथ संजय झा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सबसे पहले जो चलते हैं वो राघवेंद्र के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राघवेंद्र जी, ये जो ग्रैंड एग्जिट पोल हमने तैयार किया है इसके मुताबिक महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और तेजस्वी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। कितना इत्तेफाक इस एग्जिट पोल से रखते हैं? जब केवल आज कयामत की रात बच गई है हम लोगों के बीच, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को जजमेंटल होने से बचना चाहिए। मेरी जो ये व्यक्तिगत राय है, क्योंकि पूरा बिहार इस कयामत की रात से गुजरेगा और एग्जिट पोलों के जो भी माहिर मतलब निकाले जा रहे हैं बिहार में, जब अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं तो बिहार पूरी तरह बटा हुआ है और एग्जिट पोल इससे पहले भी फेल होते रहे हैं। यहाँ पे लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये बिल्कुल कांटे का संघर्ष है और इसमें कल 2 बजे के बाद जब रिजल्ट आने लगेंगे क्लियर तो ही पता चल पाएगा कि कौन राजकुमार होगा, कौन नया राजा होगा या किसकी बाजी पलट जाएगी। अभी जो लोग समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि लड़ाई कांटे की है और न ही एनडीए बहुत पीछे है, न ही महागठबंधन बहुत पीछे है। तो अब 2%, 1% भी वोटों का जो स्विंग है वो पूरे नतीजे बदल देगा और बिहार के लोगों को लग रहा है, क्योंकि इस बार ये देखने का नजरिया बिहार में बदल गया है। हालांकि अगर आप गौर करें तो बिहार में 2 सेगमेंट है जो बिल्कुल एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। यूथ एक तरफ जो तेजस्वी के पीछे पागल है, दूसरी तरफ महिलाएं जो नीतीश के पीछे पागल है। ये 2 बिहार का मेजर सेगमेंट है जो अलग अलग तरीके से 2 गठबंधन के साथ गया है। तो ऐसे में और नौजवान तो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन महिलाएं बिल्कुल ही खामोश हैं।
और उनका मेजरमेंट करना उनके वोटों का ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि बिहार बिल्कुल चौराहे पे खड़ा है और आज क़यामत की रात बीत जाने दीजिए। बिहार में इस रात के बाद कल पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन होगा बिहार का बाजीगर। लेकिन संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है। संजय झा जी, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो महागठबंधन की सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनती जरूर दिख रही है, लेकिन 5 साल सरकार चलाना कितना संभव लगता है? क्योंकि पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरी थी, लेकिन बीच में ही हमने देखा कि जेडीयू ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद अलग अलग बनता है, अलग सरकार बन जाती है। तो उस गठबंधन को साथ लेकर चलना, 5 साल सरकार चलाना कितना मुश्किल, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए आदर्श जी, एग्जिट पोल जो एक संभावना होती है और इस संभावनाओं पे हम लोग बहस करते हैं, चर्चा करते हैं और इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये एक जर्नल एथिक है, इसी को पर चर्चा होना भी चाहिए। लेकिन राघवन जी ने ठीक कहा कि महज कुछ घंटे बचे हुए हैं कि अब उसका रिजल्ट आने में, परिणाम आने में जिस तरह की संभावनाएं एक गुब्बारे की तरह सामने रख दी गई है कि एकदम से फिगर चेंज हो रहा है, पूरा सीन बदल रहा है। अगर ऐसा आदर्श जी होता है तो वाकई में जो सर पे ताज लेके बैठेंगे उनके पास कई चुनौतियां होंगी। कुछ चुनौतियां वो खुद लेके आ रहे हैं, उसके बाद कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की चुनौतियां होंगी, इकोनॉमिक डेवलप करने की चुनौतियां होंगी। और इन सबसे बड़ी चुनौतियां ये होगी आदर्श जी कि जो सरकारी सेवक हैं, चाहे वो नियोजित हो या नियमित हो, इन दोनों के वेतन को नियमित करना ये एक बड़ा इशू होगा आने वाले सरकार के पास में। और यही एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर देखने को भी मिला था। अगर जी मैं आपको बता दूं कि मैंने दर्जनों चुनाव सभाएं कवर की है, वहां पहुंचा था उसको कवर करने के लिए। बिहार के अंदर एक चीज जो नई चीज आई है इस बार, वो ये आई है कि जो पिछले 30 सालों से जो देखने को मिल रहा था कि जातीयता की जड़ें काफी मजबूत थी, सांप्रदायिकता की बातें हो रही थी काफी ये तलखी इस बार खत्म हो गई। आप कह सकते हैं कि जातीयता की बातें खत्म नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं क्रैक जरूर किया है। और यही जो क्रैक किया है वही सरकार को बदलने की जो संभावना को बल दे रहा है। बस यही एक बिंदु है जहां से इसको बल मिल रहा है। बिल्कुल। और संजय जी, क्योंकि आप सीमांचल को खास तौर पर विशेष आपका फोकस रहता है, तो सीमांचल के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सीमांचल कहा जाता है कि वहां पर मुस्लिम वोटर तय करते हैं कि कौन पहुंचेगा वहां से विधानसभा में। ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो इस बार सीमांचल में क्या देखने को मिला? अगर जी इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम चाहेंगे, क्योंकि सीमांचल का या मिथिलांचल का जो इलाका है वो भारत नेपाल के सीमा से सटा हुआ है। मोस्टली पार्ट जो है इन दोनों का, मिथिलांचल और सीमांचल का, वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ है। खास करके आपको आदरण जी यहाँ की भौगोलिक स्थितियां जो है वो फिलहाल उस पर यहाँ चर्चा करने का बहुत महत्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं, खास करके बिहार के अंदर में जो मिथिलांचल और सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ सबसे ज्यादा आज भी दयनीय स्थिति है। वहाँ अभी भी विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज भी बाढ़ आती है वहाँ पे, वहाँ लोग बाढ़ में पलायन होते हैं, वहाँ से पलायित होकर लोग दूसरे जगह जाते हैं। तो ऐसी विडंबनाएं आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर है कहीं पे सबसे जड़ें मजबूत है तो वो मिथिलांचल और सीमांचल है। जहाँ तक बात है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का है, तो वो उनका एक ट्रेंड आप पिछले कई चुनावों से, कई दशकों से देखते होंगे कि उनका वोट पोल जो होता है वो इंटैक्ट होता है। अब ऐसी बातें नहीं है। इस बार ओवैसी जी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा भी किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें कोई क्रैक पॉइंट निकल के सामने आई थी। हालांकि पोल इंटैक्ट होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं इस बार थोड़ी सी हवाएं बदली हुई जरूर दिखी है। जी राघवेंद्र जी, क्योंकि हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा फैक्टर था जो लालू यादव के बिना भी आरजेडी को इतना मजबूत होते हुए हमने देखा, और ये भी देखा कि तेजस्वी के नेतृत्व में अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो सरकार बनती हुई भी दिखाई देगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं? आदर्श जी, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहा कि लालू यादव नहीं दिखे सामने। अगर लालू यादव सामने दिखते तो जंगल राज की यादें फिर ज्यादा लोगों के जहन में सामने ताजा होती। ऐसे जो भी एनडीए, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, नीतीश जी ने कहा हो,
वो लगातार जंगल राज की बात करते रहे, लेकिन लालू पोस्टर के भी गायब थे, कहीं लालू की चर्चा नहीं हो रही थी, जिससे उसे बहुत नोटिस नहीं लिया गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि दो खास बात ध्यान में लायक है। तेजस्वी के साथ यूथ जो 30 साल की उम्र के हो गए हैं, 30 से 35 साल की उम्र के जो यूथ हैं, उन्होंने लालू यादव का जंगल राज, जो सोकॉल्ड जंगल राज है, वो देखा नहीं है। इसलिए कितना भी नीतीश कुमार या एनडीए ये नेता कहते रहे कि जंगल राज में ऐसा था वैसा था, तो जिन्होंने यूथ ने जंगल राज देखा ही नहीं है, उसे क्या पता कि जंगल राज कैसा था। उन्होंने तो नीतीश को ही 15 सालों में देखा है। तो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार इस बार बिल्कुल ही निगेटिव मैंडेट पे चल रहे थे और एजेंडा सेट कर रहे थे तेजस्वी। बिल्कुल। और कोरोना के बाद यही कारण था कि जब एनडीए आरजेडी को 2005 बनाम 2020 की लड़ाई में घसीटना चाह रही थी, उस पिच पर लाना चाह रही थी, तो बार बार तेजस्वी पोस्टर में अकेले की बात हो या फिर मुद्दों की बात हो, वो सब में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो 2020 की पिच पर बैटिंग करना चाह रहे हैं, 2005 से हम जाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनकी छवि पर भी असर पड़ जाएगा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत ही रणनीतिक तरीके से पूरा चुनावी प्रबंधन किया, बहुत ही असरदार तरीके से चुनावी प्रबंधन किया। वो कितनी भी चालाकी करते रहे भाजपा के नेता, लेकिन वो बीजेपी के पिच पर गए ही नहीं। उन्होंने अपने पिता के 15 सालों के शासन का कहीं जिक्र नहीं किया, कहीं से कहा भी, अगर बिल्कुल हल्के तरीके से कहा कि वो बातें छोड़िए। अब सामने एक नौजवान खड़ा है और बिहार में 40% बेरोजगारी है, बिहार का हर दूसरा नौजवान एक तरह से बेरोजगार है। कोरोना की वजह से सब जो भी बाहर लोग काम करते थे उनकी नौकरी जा चुकी है। गांव में लोग, ये लाखों लाख लोग भरे पड़े हैं, नौजवान जो बेरोजगार हुए पड़े हैं। और केवल सड़क, इसी को तो छुआ तेजस्वी ने कि केवल सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने को विकास नहीं कहते हैं। विकास वो है जो नौजवानों को लगे कि हमारे लिए जो धंधा नहीं लगा। इसलिए तेजस्वी लगातार ये सवाल पूछते रहे कि आप छोड़िए। लेकिन संजय जी, सवाल तो यही बनता है ना कि 10 लाख रोजगार देने का वादा तो कर दिया गया है, नौकरियां देने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि जब आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कहते हैं कि वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो अब तेजस्वी के पास क्या ब्लूप्रिंट है कि पहले कलम से ही वो 10 लाख रोजगार, इसमें कितना संभव दिखता है और क्या प्लानिंग के साथ वो कर सकते हैं? निश्चित तौर पर अगर एक बड़ा सवाल खड़ा होता जरूर है, जो इकोनॉमिकल ढांचा है बिहार का, उसके अंदर ये एक बड़ा सवाल है, जरूर खड़ा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन के जो लोग हैं, उन्होंने बिहार के दुखती रख पे जरूर हाथ रखा, और यही कारण है कि उनके तरफ जो युवा वर्ग खास करके, और राघवन जी ने ठीक कहा है कि बिहार के अंदर 2 तरह के मतदाता इस बार थे, एक 30 साल से नीचे के मतदाता थे और 31 साल से ऊपर के मतदाता थे। तो जो वोट परसेंटेज जो बढ़ाता है वोटर्स, वो नया वोटर्स जो होता है, जो यूथ होता है, वो वोट परसेंटेज को बढ़ाता है। अब वो इस बार दूसरे जोश में था, क्योंकि उसके सामने जो भी कहिए, आप दोबारा कह सकते हैं, आपने सही कहा कि 2 करोड़ के वादे भी आज तक धरातल पे नहीं उतर सके। तो इसको तत्काल जुमला मान सकते हैं, हम आप बोल सकते हैं कि जुमला हो सकता है, लेकिन ये जुमला तब हो सकता है जब इसका टाइम बाउंड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी टाइम बाउंड के अंदर में है, तेजस्वी ने दुखती रख पे जरूर हाथ रखा है। और राघवेंद्र जी, अपनी आखिरी रैली में नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव होगा। नीतीश नहीं, अगर नीतीश राज जेडीयू से खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी कि आखिर फिर जेडीयू में कौन होगा। नहीं, देखिए, इसे हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। नीतीश जी ने अपना आखिरी दांव खेला ये करके कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हालांकि उनकी पार्टी इसकी व्याख्या अलग तरीके से कर रही है। लेकिन एक बात के लिए तो नीतीश कुमार को इस बात का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए कि उन्होंने पार्टी को परिवार नहीं बनाया। उन्होंने लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी है, तेजस्वी के बाद शायद उनके पुत्र होंगे, ऐसा जदयू में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और नीतीश कुमार ने अपने बेटे को नहीं बढ़ाया। उनके बाद सेकेंड लाइन में बहुत सारे काबिल नेता हैं। अशोक चौधरी हैं, दलित चेहरा है बिहार के, उनकी पार्टी के, उनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आरसीपी चौधरी हैं जो पूर्व आईएएस थे। तो कई सारे लोग हैं सेकेंड लाइन में जो उनकी जगह, अगर वो नीतीश जी चाहें तो नीतीश जी उनकी पार्टी में क्या है अभी तो नहीं पता, क्योंकि बहुत खामोशी है, कल ये खामोशी टूटेगी।
लेकिन इस बार आदर जी एक बात, बिहार ने एक बात की तरफ इशारा जरूर किया है कि केवल जुमलों से काम नहीं चलेगा और न अहंकार से काम चलेगा, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और विकास की परिभाषा पटना में बैठ के नहीं लिखी जा सकती। विकास का जो फार्मूला पटना के एक ही कमरे में बैठ के तय होता है, वो विकास जनता उसे नहीं मानती है। जनता ने कहा कि विकास वो है जो मेरे गांव में जमीन पर काम दिख रहा है। जनता भी समझ चुकी है कि आप भाई जातिवाद की राजनीति से दूर हटकर अगर आप विकास का काम करेंगे तो हम तभी आपकी सरकार बनाएंगे। क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने भी जब कुछ युवाओं से बात की थी, अगर उनसे पूछा गया था कि अगर 10 लाख नौकरी नहीं मिलती तो फिर क्या कीजिएगा, तो उन्होंने बोला 5 साल बाद सरकार हम बदल देंगे। संजय जी, बीजेपी के लिए कितना बड़ा सबक होगा अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो? निश्चित तौर पर अगर ये एग्जिट पोल नतीजे में अगर ही तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। और ये मान लिया जाएगा और ये एक सवाल भी खड़ा हो जाएगा जर्नलिज्म फील्ड में कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया। क्योंकि बिहार में 12 रैलियां प्रधानमंत्री ने की है, हर क्षेत्र में, मिथिलांचल, सीमांचल, मगध, इन तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की रैलियां हुई और उनमें विकास के नाम पे वोट मांगा गया। और सबसे बड़ा चीज यह है कि जो विकास की बातें जो आ रही थी वो इस बार टोका टिप्पणी के दायरे में आ रहे थे मतदाताओं के बीच। हमने इस बार कई रैलियों के सापेक्ष में कई जगह हम इलाकों में लोगों से बात कर रहे थे तो वो एक ही चीज कर रहे थे और सही चीज। ठीक है, मोदी साधु मोदी मैजिक क्या इस चुनाव में चल पाया, ये तो कल चुनावी परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा। संजय जी, मैं आपको वक्त की कमी के चलते रोकना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, संजय जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खास पेशकश हमारी आप देख रहे थे, बिहार का बाजीगर कौन होगा ये कल पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन की सरकार बन रही है और अगर वाकई ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो चुनावी नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो तेजस्वी को पोस्ट बर्थडे गिफ्ट मिलता जरूर दिखाई देगा। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार। प्रचंड बोल